हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल। और लाइफ प्रोसेस की हमारी प्रिपरेशन में हम लोग आ गए थे लाइफ प्रोसेस के अगले पार्ट में। और इस पार्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट जो टॉपिक है, और उस टॉपिक को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यानी हम इस टॉपिक में इस पार्ट में रेस्पिरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम अगर कॉमनली रेस्पिरेशन को समझें कि रेस्पिरेशन है क्या और क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो दो पॉइंट हमारे समझ में आते हैं। जब हम कोई एक कॉमन किसी भी पर्सन से हम पूछते हैं कि क्या आप रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ। बोलते हैं कैसे, तो वो बोलते हैं कि हम सांस लेते हैं और इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म आ जाता है इस पे कि जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों एकदम अलग टर्म है, दोनों ही बहुत अलग टर्म है, दोनों का अलग प्रोसेस है, दोनों अलग मैकेनिज़्म है और दोनों का अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लेकिन हम कॉमनली जब हम किसी से पूछते हैं कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो वो कहता है ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब हम दोनों प्रोसेस की टेक्निकलिटी पर जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को गवर्न करने के लिए ब्रीदिंग एक इनिशियल स्टेप है। ठीक है, लेकिन कॉमनली हम जैसा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कॉमनली वी टर्म ब्रीदिंग एज रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं कॉमनली, लेकिन दोनों ही एकदम अलग टर्म है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ब्रीदिंग तो हमने देख लिया, द प्रोसेस ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन क्या है देखने की कोशिश करें। तो रेस्पिरेशन हो जाता है एक ऐसा प्रोसेस, so respiration is a oxidation of nutrient in the living cells to release energy for biological work। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होता है। और कैसा ऑक्सीडेशन है, इट इज़ अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि रेस्पिरेशन इज़ अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क, यानी न्यूट्रिशन में जो इससे पहले का हमारा टॉपिक था, न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में गए हैं, ठीक है, उन्हीं न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट दोज न्यूट्रिएंट रिलीजेज एनर्जी, जिससे वो न्यूट्रिएंट अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिलीज कर सकें और वो स्टोर्ड एनर्जी हमारी बॉडी अपने बायोलॉजिकल वर्क में, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज़ कर पाए। इसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब सोचिए कि रेस्पिरेशन हो गया मतलब बायोकेमिकल लेवल पे होने वाला प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और ब्रीदिंग क्या हो गया, ब्रीदिंग हो गया फिजिकल लेवल पे होने वाला प्रोसेस जिसमें एयर का आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होता है। तो अगर देखें तो दोनों का कोई मैच ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग इनको एक ही कंसिडर करते हैं कि कहते हैं ब्रीदिंग इज़ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इज़ ब्रीदिंग। हालांकि लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो डिनोट तो यही किया गया है, लेकिन जब टेक्निकलिटी पर आते हैं, इनके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, तो दोनों ही एकदम अलग प्रोसेस है। जबकि ब्रीदिंग को क्या डिफाइन किया गया है, ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, एक प्रोसेस है जिसमें एयर का इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है। जो इनवर्ड मूवमेंट होता है उससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और उसके एक्सचेंज में जो बॉडी टिश्यू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक एक्सचेंज के जैसा प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल लेवल पे होने वाला स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है। अब दोनों को अगर हम डिफरेंस समझें, ठीक है, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, उससे पहले हम आ जाते हैं एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर। ठीक है, किसको लेकर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को लेकर।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें और फिर मैं इन दोनों के डिफरेंस पर आता हूँ कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया कि अगर हम बात करें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग ऑर्गन से रेस्पिरेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा है इन फाइलम्स के बारे में। स्पॉन्जेस जिन्हें हम पॉरीफेरा कहते हैं, पॉरीफेरा फाइलम में बिलोंग करते हैं। सिलेंट्रेट्स जिसमें हाइड्रा, जेलीफिशेस आते हैं, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा, ये कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन या बोला जाए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दैट इज टर्म्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज होता है दैट ऑकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, वो इनकी जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अगर हम बात करें एनेलिडा की जिसमें कि अर्थवॉर्म, लीच, और हम बात करें एम्फीबिया की जिसमें फ्रॉग आते हैं, इन ग्रुप एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेशन है या जो बोला जाए ब्रीदिंग है, दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू स्किन या मॉइस्ट स्किन से होता है। इनमें क्यूटिकल पाया जाता है, उसे मॉइस्ट क्यूटिकल भी कहते हैं। मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन होता है और स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स और स्पाइडर्स पाए जाते हैं। इनमें होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। ट्रैकिया की बॉडी में बहुत सारी ट्यूब्स पाई जाती हैं, दे आर जस्ट लाइक ट्रैकिया, सो दोज ट्यूब्स आर नोन एज ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इनमें होने वाला रेस्पिरेशन को हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं ये एग्जैक्टली ब्रीदिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। वहीं गिल्स से होने वाला रेस्पिरेशन जो फिशेस, टैडपोल और प्रॉन्स में पाया जाता है उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में, सो लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को हम जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, इसमें हम अगर बात करें रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, हम मैमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, तो इनमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो लंग्स के थ्रू हो रहा है और लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस की। तो यहाँ पर जो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो डिनोट कर रहे हैं, दे आर एग्जैक्टली द ऑर्गन्स प्रेजेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये वो ऑर्गन्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए पाए जाते हैं, यानी ब्रीदिंग के लिए पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। और अगर इनके डिफरेंसेस को हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहला पॉइंट इसको नोट करिएगा कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और वो सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो मस्कुलर लेवल या ऑर्गन लेवल पे होता है। रेस्पिरेशन में जब रेस्पिरेशन होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ब्रीदिंग जब होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उसमें एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। तो एक प्रोसेस हो गया जिसमें एनर्जी यूज़ हो रही है और एक प्रोसेस हो गया जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो थर्ड डिफरेंस जो आ जाता है इसमें कि जो रेस्पिरेशन है वो सभी में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो और सेलुलर लेवल पे होने वाला ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग जो है हमें उन्हीं में देखने को मिलता है जिनमें एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जिसमें मसल्स पाई जाती हैं, लंग्स पाया जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जिसमें पाया जाता है उन्हीं में हमें ब्रीदिंग देखने को मिलती है। तो इसलिए ये दोनों बड़े ही डिफरेंट प्रोसेसेस हो जाते हैं। लेकिन जब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो होते हैं जो गैस एक्सचेंज या ब्रीदिंग का प्रोसेस गवर्न कराते हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ठीक है, हम अगर बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस में जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक ऑर्गन्स का पूरा ग्रुप पाया जाता है जो रेस्पिरेशन या बोला जाए ब्रीदिंग का प्रोसेस या गैस एक्सचेंज का प्रोसेस गवर्न करता है, उसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें बेसिकली
इसके दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एयर ट्रैक्ट, जिसे हम एयर पैसेज कहते हैं, और दूसरा पेयर्ड लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, एक बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हमें लैरिंग्स दिख रहा है, उसके नीचे ट्रैकिया दिख रहा है। और लैरिंग्स जो है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। इस लैरिंग्स की ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। लैरिंग्स ऐसा होता है, हॉलो लाइक होता है, इसकी ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। और उस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। दैट इज़ एन इलास्टिक स्ट्रक्चर, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है जिससे कि फूड या वाटर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना करे। इस पॉइंट को याद रखना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर ना करे, ठीक है। लैरिंग्स होता है कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर, लैरिंग्स के नीचे हमें ट्रैकिया दिख रहा है। ट्रैकिया फिर आता है हमारा जो चेस्ट वाला जो रीजन है जिसे हम थोरैक्स रीजन कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि थोरैक्स क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं थोरैक्स क्या होता है। हमारी बॉडी में बेसिकली 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यही 3 पार्ट्स हमारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम बात करते हैं इन तीनों पार्ट्स की तो हमारा नेक रीजन है, नेक के ऊपर का पार्ट हेड है। नेक से लेके हमारा जो डायफ्राम, जो मस्कुलर शीथ होती है इंटरनल बॉडी में प्रेजेंट होती है, डायफ्राम मस्कुलर शीथ, यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं ये डायफ्राम मस्कुलर शीथ। नेक और डायफ्राम मस्कुलर शीथ के बीच में जो रीजन होता है उसे हम थोरैक्स कहते हैं, और उसमें जो कैविटी पाई जाती है उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी और इसके डायफ्राम के नीचे का जो पोर्शन है दैट टोटल पोर्शन इज नोन एज एब्डोमेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ह्यूमंस में पाया जाता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके ऊपर लाई करता है? डायफ्राम के ऊपर लाई करता है, ठीक है। डायफ्राम के बारे में याद रखना, एक मस्कुलर शीथ है और ये मस्कुलर शीथ जो है कर्व फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये डोम शेप, नॉर्मली डोम शेप पाई जाती है। एब्डोमेन की तरफ जो है ये कॉन्केव होती है और थोरैक्स की तरफ कॉन्वेक्स होती है। इस पॉइंट को याद है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप होती है, एब्डोमेन की तरफ कॉन्केव होती है और थोरैक्स की तरफ कॉन्वेक्स होती है। इसी के ऊपर दोनों लंग्स जो है वो प्लेस्ड होते हैं, स्टे करते हैं, ठीक है। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही लंग्स जो है इसी के ऊपर स्टे करते हैं। और थोरैसिक कैविटी में 1 पेयर ऑफ लंग्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। और ये जो लंग्स हैं दे आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। किससे कवर्ड होते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमें प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रही है, मार्क किया हुआ प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों लंग्स के लिए अलग अलग प्लूरल मेम्ब्रेन होती है एंड 1 पेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, 1 पेयर प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, खैर आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस ये समझें कि लंग्स की कवरिंग होती है और दोनों लंग्स की अलग अलग कवरिंग ये प्रेजेंट होती है और 1 पेयर ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, 1 इज आउटर एंड सेकेंड इज इनर, ठीक है। आउटर और इनर 2 प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को हम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि थोरैक्स में अंदर जाते हुए जो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है, ये ट्रैकिया डिवाइड करता है और ये डिवाइड करता है तो इसका जो डिवीजन है उसे हम ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकस कहते हैं। तो ये ब्रोंकस भी हमें इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब हमें ट्रैकिया में कुछ यहाँ पर ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, आप देखेंगे आपको ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स अगर आपको याद होगा हमने टिश्यू में पढ़ा था हाइलाइन कार्टिलेज, तो हाइलाइन कार्टिलेज में सी शेप, ठीक है, सी मतलब ABCD वाला सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया में हमें ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखाई देती हैं, ब्रोंकस में भी दिख रही हैं और यहाँ पर ये रिंग्स पाई जाती हैं किसको? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकने के लिए, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स, और हमेशा इनको ओपन रखती हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स में हमें हार्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हार्ट प्रेजेंट होता है किधर? लेफ्ट साइड।
और लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लंग है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू राइट लंग। ठीक है, यानी दोनों लंग्स का साइज़ जो है वो इक्वल नहीं होता। ये हमें डायग्राम में ही दिख रहा है, और ऐसा होता भी है कि राइट लंग इज़ फाउंड स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लंग, या बोल सकते हैं लेफ्ट लंग इज़ फाउंड स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग, बिकॉज हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स में लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो ब्रोंकस है ये लंग्स के अंदर जाता है, तो इसके भी मल्टीपल डिवीजन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, और उनके डिवीजन्स होते हैं, और उनके भी डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, ये ठीक वैसा है जैसे किसी भी सिटी में जो वाटर की सप्लाई होती है, तो एक जो वाटर सप्लाई होती है तो एक मोटी पाइप होती है, जिससे जो मेन पाइप होती है जो किसी भी सिटी में आती है, फिर उसके डिवीजन्स बनते जाते हैं अलग अलग टाउनशिप, अलग अलग सोसाइटीज़ में। तो वैसा ही है कि ये ब्रोंकस है और इसके मल्टीपल डिवीजन्स और उनके मल्टीपल डिवीजन्स बनते जाएंगे कहाँ, जब ये एंटर करेगा लंग्स में, तो एक हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस ब्रांच स्ट्रक्चर को हम ट्रैकियल ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्री। अब ट्री क्यों कहा जाता है भाई, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी ट्री को हम देखें तो एक स्टेम होता है, फिर उसकी ब्रांच होती है, और उसकी ब्रांच होती है, और फिर पूरा लीफ सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसका उल्टा है। उल्टा मतलब ट्रैकिया एक है, उसकी ब्रांच है, लंग्स में एंटर करती हैं उनकी ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होती हैं तो पूरा एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इनके जो कॉर्नर है, इन जो ब्रांचेस का जो टर्मिनल पार्ट है, उस टर्मिनल पार्ट पर जो प्रेजेंट होता है वहाँ पर हमें ब्रोंक्यूल्स दिखते हैं। जो इनका टर्मिनल जो ट्यूबुलर पार्ट है दैट इज़ नोन एज ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के कॉर्नर पर हमें बंच ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलर सैक। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्व्यूलर सैक। और उस एल्व्यूलर सैक के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई। तो ये देखने में पूरा एक ट्री जैसा दिखता है, जिसमें एक ट्रैकिया है जो स्टेम की तरह है, उसकी ब्रांच है ब्रोंकस, फिर उनकी ब्रांचेज हैं, और सबसे कॉर्नर पे, सबसे एंड पर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो कि बंच ऑफ एल्व्यूलाई के फॉर्म में दिखता है, जिन्हें हम एल्व्यूलर सैक कहते हैं। तो इसीलिए इसे हम ट्रैकियल ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? ट्रैकियल ट्री। तो यानी ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है एयर ट्रैक। एयर ट्रैक यानी जो इसका ट्यूबुलर पार्ट है, जिसमें ट्रैकिया आता है, ब्रोंकस आता है, ब्रोंकस के डिवीजन्स आते हैं, मल्टीपल डिवीजन्स पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से डिवीजन्स होते हैं। तो एयर ट्रैक हो गया। अब ये डिवीजन्स जो जाके इनके सबसे टर्मिनल पार्ट में जहाँ खुलते हैं, जहाँ होते हैं एल्व्यूलाई। सो एल्व्यूलाई होते हैं वो पार्ट जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड लंग्स में। लंग्स का जो पेयर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एल्व्यूलाई की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे एयर पैसेजेस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एयर पैसेजेस की। एयर पैसेजेस या एयर ट्रैक को समझें तो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, जहाँ से एयर अंदर मूव करती है, उस कंडक्टिंग पार्ट को हम एयर पैसेज या एयर ट्रैक कहते हैं। सो द कंडक्टिंग पार्ट इट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्व्यूलाई। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्व्यूलाई तक पहुंचाते हैं। हमने पढ़ा है एल्व्यूलाई, मैं बता रहा हूँ आपको कि एल्व्यूलाई इज़ द पार्ट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो अगर गैस का एक्सचेंज होना है तो एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? एल्व्यूलाई तक पहुँचना पड़ेगा, और ये पहुँचाने का काम कौन करेगा? कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, सो कंडक्टिंग पार्ट कैसे ये पहुँचाता है देखते हैं। इट क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ये फॉरेन पार्टिकल से एयर को क्लियर करते हैं, एंड इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। और जो हमारा जो एयर पैसेज या कंडक्टिंग पार्ट है, ये एयर को ह्यूमिडिफाइज करता है और उसे बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ होता है और कैसे होता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर को पहुँचना है एल्व्यूलाई तक। ठीक है, और एल्व्यूलाई तक पहुँचने के लिए उसे हमारा जो नेज़ल पैसेज है, ठीक है, नेज़ल चैम्बर है, वहाँ से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम बात करते हैं, जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, ठीक है,
ब्रीदिंग में जब हम सांस अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, याद रखना इंस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर इज नोन एज इंस्पिरेशन। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं और हम नेज़ल पैसेज से या नोज़ के थ्रू इंस्पिरेशन करते हैं, और जब हम नोज़ के थ्रू इंस्पिरेशन करते हैं तो वो एयर जाती है हमारे नेज़ल चैम्बर में, नेज़ल पैसेज में। और नेज़ल पैसेज में कई ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं और उसे ह्यूमिडिफाई करते हैं। समझने की कोशिश करना। नेज़ल पैसेज में एक तो प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, बच्चों याद रखना, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या करते हैं? ये स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं। स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हम आसपास जहाँ प्रेजेंट हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ब्रीद इन करने लायक है या नहीं। कहीं हम ऐसी जगह पे तो नहीं जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो या कुछ ऐसा मतलब फाउल स्मेल हो, जिससे कि फाउल स्मेल होगा तो वहाँ पर भाई जाहिर सी बात होगा फाउल स्मेल कहाँ से आते हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल ग्रोथ होती है, उसकी वजह से ये फाउल स्मेल आते हैं। तो ये हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा जो है शुद्ध है या नहीं है, ठीक है, प्योर एयर है या नहीं है। ये करता है कौन? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। दूसरा जो है हमारे नेज़ल पैसेज में पाए जाते हैं हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स। तो याद रखना ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, दीज हेयर फॉलिकल्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। जो एयर अंदर जा रही है, इंस्पिरेशन जिसका हो रहा है, उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है, ठीक है। कौन ट्रैप करता है? तो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट इन नेज़ल पैसेज एंड नेज़ल चैम्बर, वो उसे ट्रैप करते हैं। थर्ड, हमारा जो नेज़ल पैसेज है उसमें म्यूकस सिक्रीशन पाया जाता है, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन। तो याद रखना म्यूकस सिक्रीशन प्रेजेंट है। ये म्यूकस जो है स्टिकी होता है और जो एयर अंदर जा रही है अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उन डस्ट पार्टिकल्स को भी स्टिक कर लेता है, तो ये भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। सो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होता है, म्यूकस सिक्रीशन पाया जाता है। जो नेज़ल चैम्बर का जो पैसेज है, दिस पैसेज इज लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो, ये भी एक पॉइंट नोट कर लें, लॉन्ग एंड नैरो। तो ऐसे बीच बीच में मैं ये पॉइंट्स आपको मार्क करते चलूँगा, आप उसको नोट करते चलेंगे। तो लॉन्ग एंड नैरो होता है नेज़ल पैसेज, जिससे क्या होता है? इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और द एपिथेलियम ऑफ नेज़ल पैसेज, ठीक है, जो नेज़ल पैसेज का एपिथेलियम है, दैट ह्यूमिडिफाइज, वो इंस्पिरेशन हो रही एयर की एयर कंडीशनिंग करता है। क्या करता है? एयर कंडीशनिंग करता है। एयर कंडीशनिंग मतलब उस जो एयर अंदर जा रही है जिसका इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसका मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन किया जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है और उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, जिससे वो एयर अंदर जाए तो उसके अंदर जाने की वजह से बॉडी पर कोई हार्म इफेक्ट ना मिले, ठीक है। तो ये एयर कंडीशनिंग ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? नेज़ल पैसेज या नेज़ल चैम्बर में। और इसीलिए नाक से सांस लेना, सीधी बात बेटा, नाक से सांस लेना फ़ायदेमंद होता है, मुंह से सांस लेना हानिकारक होता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स माउथ की कैविटी में प्रेजेंट नहीं होते। तो कभी क्वेश्चन आता है वाई ब्रीदिंग थ्रू नोज इज़ बेनिफिशियल, तो वहाँ पर हम ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ हेयर फॉलिकल फॉर फिल्ट्रेशन, mucus secretion for filtration, this passage is long and narrow which increases the efficiency, and proper air conditioning and temperature balance of inspired air is takes place in nasal passage and nasal chamber, ठीक है। तो इसलिए नाक से सांस लेना बच्चों बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये हो गई कंडक्टिंग पार्ट की बात। अब आते हैं एयर पैसेज या एयर ट्रैक्ट में कि कौन कौन से ऐसे जो हमने पढ़ा अभी कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं
जो एयर पैसेज जब होता है, एयर का जो मूवमेंट होता है, तो उस रास्ते में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ से होते हुए एयर अंदर तक जाती है। ठीक है, एयर अंदर तक जाती है तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, तो नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करते ही हम एयर को नेज़ल पैसेज मिलता है, उसके बाद नेज़ल चैम्बर मिलता है जिन्हें हम नेज़ल कैविटीज़ कहते हैं। फिर नेज़ोफेरिंक्स से होते हुए जो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस से लैरिंग्स में एंटर करती है एयर, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जाती है। ठीक है, ट्रैकिया में जाती है और ट्रैकिया में जाने के बाद जब ट्रैकिया डिवाइड करता है तो उन्हें ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। याद रहेगा, ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई। देन उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड आफ्टर दैट टर्शरी ब्रोंकाई। तो उनके डिविजन्स हैं ये, प्राइमरी जो ब्रोंकस था, प्राइमरी ब्रोंकाई उसका डिवीजन, सेकेंडरी ब्रोंकाई उसका डिवीजन, टर्शरी ब्रोंकाई उसका डिवीजन ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल में भी टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, ब्रोंकियोल एंड देन टर्मिनल ब्रोंकियोल उसका डिवीजन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और उसका डिवीजन एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट जो है ये जाता है एल्वुलाई तक। द ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, द ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू मेनी थिन एंड वेस्कुलराइज्ड एल्वुलाई। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल से थिन और न्यूमरस वेस्कुलराइज्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें कहा जाता है एल्वुलाई। और एल्वुलाई वो पार्ट होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वुलाई वो पार्ट होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं लैरिंग्स को। लैरिंग्स जो कि एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जिसे हम साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सो लैरिंग्स, साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, द ग्लॉटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो वो फूड या वाटर रेस्पिरेटरी पैसेज में ना जाए उसके लिए ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। कौन क्लोज कर देता है? एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है। एंड एपिग्लॉटिस इज अ थिन एंड इलास्टिक, ठीक है, एपिग्लॉटिस इज अ थिन एंड इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स में फूड की एंट्री को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग, जिन्हें हम सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कह रहे थे। तो याद रखना है ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल। तो ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन रखती हैं और इन्हें कोलैप्स होने से, ठीक है, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछता है और ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स जो हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए पाया जाता है। सो इट इज़ अ स्पॉन्जी ऑर्गन, ये स्पॉन्जी ऑर्गन होता है। और स्पॉन्जी क्यों होता है? क्योंकि इसमें हॉलो बलून लाइक न्यूमरस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। सो हॉलो एल्वुलाई की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो हमारा लंग्स होता है ये स्पॉन्जी नेचर का पाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, स्पॉन्जी नेचर, कई बार ये यूज़ होगा और कई बार इसका टेक्निकल पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लंग्स की बात करें, इट इज़ सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। कहाँ सिचुएटेड है ये भाई? थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम। थोरैसिक कैविटी अभी हमने बताया था, नेक से डायफ्राम तक का जो रीजन होता है उसे थोरैक्स कहते हैं और अंदर जो कैविटी है उसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, जिसमें ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेस्ट करते हैं किसके ऊपर? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम जो कि एक मस्कुलर शीथ होती है दैट फॉर्म ए पार्टीशन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच पार्टीशन बनाती है।
जनरली इट इज़ फाउंड, नॉर्मली इट इज़ फाउंड डोम शेप। नॉर्मली का मतलब है रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मली का मतलब है रेस्टिंग कंडीशन में। इट इज़ फाउंड डोम शेप, कॉन्केव टुवर्ड्स एब्डोमेन एंड कॉन्वेक्स टुवर्ड्स थोरैक्स। ये याद रखना, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कई जगह पर यूज़ होगा। अगर हम लंग्स की बात करें तो 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 1 ऑन द राइट साइड। सो राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स। भाई जाहिर सी बात है, राइट लंग बड़ा है, उसमें 3 लोब पाए जाते हैं। लेफ्ट लंग छोटा है, उसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि राइट लंग बड़ा होता है, उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, उसमें 2 लोब्स ही प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर कवर्ड बाई अ डबल लेयर्ड प्लूरा। और ये किससे कवर होते हैं भाई? डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। डबल लेयर्ड क्यों बोल रहा हूँ? 2 होती हैं, एक आउटर जिसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं या आउटर प्लूरा बोल सकते हैं, और एक इनर प्लूरा जिसे विसरल प्लूरा बोलते हैं। एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पेराइटल और विसरल, सर ये क्या होता है? एक आउटर होता है, एक इनर होता है। नेक्स्ट, जब इन दोनों लेयर की बात करते हैं तो ये दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो इन बिटवीन दीज 2 layers अ फ्लूइड इज प्रेजेंट नोन एज प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम क्या है भाई? प्लूरल फ्लूइड का बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। इट ल्यूब्रिकेट द लंग सरफेस एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन। ये लंग सरफेस को ल्यूब्रिकेट करता है और मेम्ब्रेन के बीच होने वाले फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो कैसे ये काम करता है देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स के बाहर जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरा, उसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरा। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, बलून लाइक होते हैं। जब भी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है तो ये बलून के जैसे एक्सपेंड होते हैं और इनका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। गुब्बारों के जैसे ये फूलते और पिचकते हैं, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात। तो जब इनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पाया जाएगा, जब ये फूलेंगे और पिचकेंगे, तो इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में उस मेम्ब्रेन से फ्रिक्शन हो सकता है। और 2 मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन के बीच में भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो उनके बीच में अगर ये फ्लूइड प्रेजेंट हो और ये फ्लूइड उनके बीच में भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करे और लंग्स की सरफेस को भी ल्यूब्रिकेट करे, जिससे कि लंग्स और प्लूरल के बीच होने वाला फ्रिक्शन भी कम हो और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच आपस में होने वाला फ्रिक्शन भी कम हो। तो इसके लिए ये फ्लूइड काम करता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। सो लंग्स की सरफेस को ल्यूब्रिकेट करता है। अदरवाइज होता क्या, अगर ये प्लूरल फ्लूइड ना होता तो बार बार हम सांस लेते, बार बार ये लंग्स जो है प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है फ्रिक्शन होता, इसकी रगड़ होती और वहाँ पर ट्रॉमा हो जाता। ट्रॉमा यानी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता, तो वो पार्ट डैमेज हो सकता था, ठीक है। ऐसा ना हो इसके लिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो उसे कंटिन्यूसली ल्यूब्रिकेट करता रहता है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, लंग्स की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो लंग्स ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। तो लंग्स में प्रेजेंट होता है ब्रांचिंग नेटवर्क किसका? यहाँ प्रेजेंट होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई का। एल्वुलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म a respiratory and or exchange part of respiratory system. Alveoli are the structure and functional unit of lungs. तो बेसिकली ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब्स के एंड पर प्रेजेंट होता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई इज द मेन साइट, इट इज़ द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या इट इज़ द साइट फॉर जो बोला गया है एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड एल्वुलाई इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि भाई लंग्स की उपयोगिता, लंग्स की इंपॉर्टेंस ही तभी है जब वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो, और वो गैसियस एक्सचेंज होता है किसकी वजह से? एल्वुलाई की वजह से। तो एल्वुलाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है किसका? लंग्स का। बिना एल्वुलाई के लंग्स की उपयोगिता ही बॉडी में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने जब बात कही थी कि ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट या इज़ ए इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? जो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है
वो एग्जैक्टली है क्या, तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स आते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेप्स, उन स्टेप्स को का नाम देखते हैं एक बार। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमें इस चैप्टर में नहीं देखना है, लेकिन हमें ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन तो मालूम होना चाहिए, ब्रीदिंग तो मालूम होना चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर पाया जाता है, और इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मिलता है। नेक्स्ट, जब एयर हमारे लंग्स में जाती है, एल्विलाई में पहुंचती है, तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये सोचेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, किसके थ्रू होता है। ये गैस, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कहाँ जाती है, और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो कैसे आती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि बॉडी टिश्यू सीधे ले आके एल्विलाई में CO2 छोड़ देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन लेते जाएंगे, तो इसके लिए ऐसा नहीं है। कोई बॉडी टिश्यू कहीं से मूव नहीं करता, इसके लिए एक सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड जो है ये एल्विलाई को सराउंड करता है, इसलिए हमने पढ़ा था एल्विलाई इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। हाईली वेस्कुलराइज्ड मतलब उसकी ब्लड सप्लाई बहुत हाई होती है। तो एल्विलाई में ब्लड आता है और ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स कम टू एल्विलाई, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई, गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्विलाई एंड मूव अवे फ्रॉम लंग्स। तो ये जो गैस एक्सचेंज होता है ये एल्विलाई में होता है। एल्विलर चैम्बर, अंदर जो एल्विलाई के अंदर जो चैम्बर है और ब्लड, इन दोनों के बीच में होता है। और ये प्रोसेस जो एक्सचेंज है दैट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं खर्च होती बच्चों, एनर्जी खर्च नहीं होती। So diffusion of respiratory gases across alveolar membrane, and it is a passive process and ATP is not utilized in this process, और बोला जाए energy is not spended in this process। और फिर उस गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो गैस का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है, ब्लड फ्लो की वजह से होता है। तो जो ब्लड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन उसके अंदर मूव करता है, और फिर वो ब्लड आगे फ्लो कर जाता है। कहाँ फ्लो करता है वो हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को देखेंगे। फिर ये गैस का ट्रांसपोर्ट होता है और ये ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर बॉडी टिश्यू तक जाता है। बॉडी टिश्यू तक जाता है तो वहाँ पर फिर गैस एक्सचेंज होता है। ब्लड जो है, ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू को देती हैं और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और फिर वापस आती हैं लंग्स तक, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। लंग्स तक आते हैं, CO2 दिया, ऑक्सीजन लिया, बॉडी टिश्यू तक गए, O2 दिया, CO2 लिया, फिर लंग्स तक आते हैं, CO2 दिया, ऑक्सीजन लिया। तो ये जो ब्लड है ना ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है, ऐसे ही ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऐसे ही रन करता रहता है। सो डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। और फिर उसके बाद का जो पॉइंट आ जाता है वो है सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन। दिस इज द एग्जैक्ट रेस्पिरेशन, यही वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें जो न्यूट्रिएंट बॉडी में गए हैं उन न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है। और अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो यहीं पर जो ग्लूकोज है एक एज ए सबस्ट्रेट, एज ए न्यूट्रिएंट अगर हम माने, ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लाइकोलाइसिस में, फिर लिंक रिएक्शन या इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, एंड देन क्रेब्स साइकिल परफॉर्म, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस बाय दिस मैकेनिज्म नोन एज सेलुलर और टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। अभी इस चैप्टर में हम बात करेंगे पहले और दूसरे स्टेप की। नेक्स्ट जो टॉपिक, इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो रेस्पिरेशन का टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप हमारा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है और जो डिफ्यूजन है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आएगा उसमें हम गैस ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन की बात करेंगे। और इसी टॉपिक में हम लेटर डिस्कस करेंगे सेलुलर या टिश्यू रेस्पिरेशन को, ठीक है। हम सेलुलर लेवल पे होने वाले रेस्पिरेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने की कोशिश करें
कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो इंस्पिरेशन भी होता है और एक्सपिरेशन होता है। तो ब्रीदिंग के एग्जैक्टली दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है इंस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, और दूसरा स्टेप होता है एक्सपिरेशन, द प्रोसेस ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। ये दो प्रोसेस होता है। सो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, इंस्पिरेशन को भी डिस्कस करते हैं और एक्सपिरेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो जनरली ब्रीदिंग के लिए हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 3 मसल्स ऐसी होती हैं जो ब्रीदिंग को परफॉर्म करने के लिए एक्ट करती हैं। तो कौन कौन सी मसल्स होती हैं उनका ज़रा नाम देख लें। तो एक होती है डायफ्राम, ठीक है, पहली मसल होती है डायफ्राम। दूसरी जो मसल होती है वो होती है इंटरकोस्टल मसल, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। और ये इंटरकोस्टल मसल 2 तरह की होती है, आउटर और इनर, ठीक है। डायफ्राम की तो हमें मालूम है, डायफ्राम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के बेस पर एक मस्कुलर शीथ के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ये जो दूसरी मसल हमें दिख रही है इंटरकोस्टल मसल, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं और कैसे प्रेजेंट होती हैं और क्या काम करती हैं। तो ये 2 मसल हैं, आउटर मसल और इनर मसल। जब हम थोरैसिक कैविटी को देखते हैं तो हमें रिब्स, हमारी जो पसलियां हैं जिनको हम पसली बोलते हैं, रिब्स हमारी मिलती हैं। जो हमारी रिब केज बनता है उसकी जो बोन्स होती हैं, उन बोन्स को अगर हम देखेंगे तो रिब्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, एक ऊपर की रिब है और एक नीचे की रिब है। इनके बीच में मसल्स पाई जाती हैं, इनके बाहर भी मसल्स होती है और इनके अंदर भी मसल्स होती है। तो रिब्स के बाहर जो मसल इनको कनेक्ट करती है दैट इज़ नोन एज आउटर इंटरकोस्टल मसल, और रिब्स को अंदर से जो मसल्स कनेक्ट करती हैं उन्हें कहा जाता है इनर इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। दोनों मसल अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब भी आउटर के कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है तो इनर में रिलैक्सेशन होता है, और जब भी इनर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आउटर में रिलैक्सेशन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये याद रखना है, आउटर इंटरकोस्टल मसल और इनर इंटरकोस्टल मसल, एंड दीज मसल्स आर प्रेजेंट कनेक्टिंग बिटवीन द रिब्स, ठीक है। तो रिब्स के बीच में हमें ये मसल्स मिलती हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि ब्रीदिंग के जो 2 स्टेप्स हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, याद रखना किसकी बात करेंगे, इंस्पिरेशन की, द प्रोसेस ऑफ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। जब हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की तो हमें 2 मसल्स की ज़रूरत है, या बोला जाए इंस्पिरेशन में केवल 2 मसल्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी मसल पार्टिसिपेट करती हैं, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं डायफ्राम एज ए प्राइमरी मसल एंड आउटर इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इंस्पिरेशन में ये 2 मसल पार्टिसिपेट करती हैं। हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, थियरी पे ज़्यादा ना जाके हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 मसल्स हैं, एक डायफ्राम है और दूसरा आउटर इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। ये दोनों ही इंस्पिरेशन मिलकर परफॉर्म करती है। 80% पार्ट डायफ्राम पार्टिसिपेट करता है और 20% जो है आउटर इंटरकोस्टल मसल पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले जब इंस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला स्टेप जो होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हमारा डायफ्राम है और डोम शेप हमें दिख रहा है डायफ्राम, और इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव करता है। जो पहले कर्व था, डोम शेप था, अब वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो जब डायफ्राम फ्लैट हो जाता है तो जो एंटीरियो पोस्टीरियर जो लेंथ है थोरैक्स की, वो लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। याद रखना एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ क्या होती है, ऊपर से नीचे की जो लेंथ है यहाँ डायग्राम में दिख रही है, ये लेंथ बढ़ जाती है, इसे एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ बोलते हैं, ठीक है। जब ये एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी एक डायमेंशन बढ़ेगा तो थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन इन आउटर इंटरकोस्टल मसल। आउटर इंटरकोस्टल मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है देन रिब्स एंड जो हमारी स्टर्नम जो चेस्ट बोन है, या बोला जाए चेस्ट में जो चेस्ट बोन होती है बीच में, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं,
तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं, जिससे ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज। अब इससे क्या होता है, ट्रांसवर्स लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, पीछे से आगे की जो लेंथ होती है वो लेंथ बढ़ जाती है। याद रखना, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ बढ़ती है और आउटर इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ट्रांसवर्स लेंथ बढ़ती है। अब 2 डायमेंशन बढ़ गए तो जाहिर सी बात है थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर जो एयर प्रेजेंट है उस एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, उस पे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए एयर सराउंडिंग से अपने आप कहाँ जाती है, अंदर जाती है, ठीक है, याद रखना। एयर मूव्स ऑटोमेटिकली इनसाइड द लंग्स या इनसाइड द थोरैक्स फ्रॉम आउटर साइड, आउटर मतलब एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से एयर अपने आप अंदर जाती है और एयर अपने आप अंदर जाती है और इसी को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। कभी इंस्पिरेशन में ऐसा तो होता नहीं कि हम एयर को ठूस ठूस के अंदर डाल लें, ऐसा कभी देखा है क्या किसी को कि एयर को पकड़ा और ठूस के अंदर डालें? नहीं, हम क्या करते हैं, लो प्रेशर जनरेट करते हैं और लो प्रेशर जब जनरेट होता है तो एयर अपने आप एटमॉस्फेयर से अंदर मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इंस्पिरेशन के 2 स्टेप्स, कौन कौन से 2 स्टेप्स, पहला है जो है ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म हमने देखा, पहला कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम विच इंक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ ऑफ थोरैक्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन आउटर इंटरकोस्टल मसल विच इंक्रीजेज द ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ थोरैक्स, ये दोनों लेंथ बढ़ जाते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेज एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेज एंड एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द थोरैक्स टू इक्वलाइज प्रेशर। थोरैक्स का मतलब लंग्स के अंदर जाती है टू इक्वलाइज प्रेशर, ताकि प्रेशर को इक्वल किया जा सके, ठीक है। तो ये था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, और कुछ तो सस्पेंस छोड़ के जाऊंगा अगली वीडियो के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले इसको एक बार और रिवाइज जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी एक्सपिरेशन को देखेंगे। तो अभी इसके बाद आप इंस्पिरेशन को याद कर लो, इंस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा वो एक्सपिरेशन से होगा और जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये सस्पेंस रहेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए कि कैसे होता है एक्सपिरेशन और क्या मैकेनिज्म होता है एक्सपिरेशन का, और इसका मैं फ्लो चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मैंने स्टेप्स बता दिए, इन स्टेप्स को आप नोट कर लेना, बार बार रिवाइंड करके सुन लेना, उन स्टेप्स को नोट कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।